दोस्तों, आज हम लोग फिर अपने संस्थान इम्यूनी टीचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि हम लोग ऑनलाइन क्लास शुरू किए हैं। इसमें इतिहास की कक्षा में हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय एवं विकास का सिलेबस देखा है और कुछ क्वेश्चन भी सोल्व किया है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न में से भी कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने सोल्व किया है, आंसर राइटिंग किया है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बीटीसी का यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय एवं विकास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी था हम लोगों ने सोल्व किया। अब उसमें से कुछ क्वेश्चन है जैसे कि रिक्त स्थान को भरना, मिलान करना, ये सारे क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। तो आइए उससे पहले हम लोग एक लघु उत्तरीय प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी, यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं शॉर्टकट में आप लोग को लिख देता हूं। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका पूछ रहा। भूमिका क्या थी, तो ये दो कंट्री है, यूरोप के दो कंट्री रहता है, इटली और जर्मनी, जो कि अनेक स्वायत्त क्षेत्र में बटा हुआ रहता है। इटली में भी कुछ छोटे बड़े राज्य रहते हैं, जर्मनी में भी कुछ छोटे बड़े राज्य रहते हैं। तो इसको एकीकरण करने में, इसको एकीकृत करने में कैसे भारत आज़ाद हुआ, लेकिन आज़ाद होने के पश्चात भी भारत अनेक स्वायत्त क्षेत्र में बटा हुआ था। लगभग 552 के आसपास भारत में रियासत था, जिसको आप लोग जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना हमेशा बिस्मार्क से किया जाता है। तो ये सारे रियासत को एकीकरण करने में जिस प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल का अहम भूमिका है, ठीक उसी प्रकार से जर्मनी और इटली के एकीकरण में अनेक क्रांतिकारी एवं वहाँ के निवासियों की भूमिका है। तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, बीटीसी का क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसको हम देखते हैं कि इसमें इसके एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका रहता है। तो आइए पहले कुछ एक दो पॉइंट नोट करते हैं। सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे कि इटली के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या है। देखिए, जिस प्रकार से ऑस्ट्रिया में हम लोगों ने ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख के बारे में पढ़ा था कि वह पुरातन व्यवस्था और रूढ़िवादी तत्व और राजतंत्र का प्रखर समर्थक था। तो वह नहीं चाहता था कि आसपास के इलाके हमसे शक्तिशाली हो। कोई भी देश नहीं चाहेगा या कोई भी देश की इच्छा नहीं होगा कि उसके आसपास का राष्ट्र शक्तिशाली हो। तो ठीक उसी प्रकार ऑस्ट्रिया भी नहीं चाहता है कि इटली का एकीकरण हो और जर्मनी का एकीकरण हो और उसके एक समकक्ष आए और इसको आगे चलकर चुनौती दे। तो ऑस्ट्रिया हमेशा दोनों के एकीकरण में अपना नेगेटिव भूमिका निभाता है। नेगेटिव मतलब नकारात्मक भूमिका निभाता है। हमेशा ये चाहता है कि इटली का एकीकरण नहीं, ये चाहता है कि जर्मनी का एकीकरण नहीं हो। तो इसी संदर्भ में हम लोग देखते हैं कि जबकि यह एक साम्राज्यवाद रहता है, ऑस्ट्रिया का जो थ्योरी रहता है, सिद्धांत रहता है, वो साम्राज्यवाद रहता है। अतः ये क्या करता है कि इटली के पहले से ही बहुत सारे क्षेत्रों पे कब्जा किया हुआ रहता है और जब यहाँ पे मेजनी और बहुत सारे काउंट काबूर जैसे नेता ने यहाँ इटली को एकीकरण करना चाहा तो ऑस्ट्रिया ने इसे रोकना चाहा और इसी क्रम में युद्ध भी होता है इटली और ऑस्ट्रिया के बीच और तत्पश्चात अंततः इटली का एकीकरण होता है और ऑस्ट्रिया वहां पे पराजित रहता है। ठीक इसी प्रकार से जर्मनी का ही यही भूमिका है कि जर्मनी में भी बिस्मार्क के नेतृत्व में ऑस्ट्रिया से युद्ध होता है और आखिर जर्मनी ऑस्ट्रिया को पराजित कर और
युद्ध जीतता है और जर्मनी का एकीकरण होता है। तो इसी संदर्भ में हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा है, लिखा है, आइए उसको हम लोग बोर्ड पे लिखेंगे तो टाइम भी लॉस होगा, इसलिए मैं बोल देता हूं और आप लोगों को क्वेश्चन लिख लीजिए। बिल्कुल एकदम आंसर राइटिंग है, फ्रेश आंसर राइटिंग है, नंबर आने की बिल्कुल संभावना है। आइए देखते हैं। लिखा हुआ है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। क्वेश्चन है, ऊपर लिखा हुआ है इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। तो पहले आप लोग लिखिए इटली के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका और फुल स्टॉप, उसके बाद आंसर लिखिए। इटली या इटली लिखकर ब्रैकेट में लिखिए पिडमाउंट, पिडमाउंट लिखिए ब्रैकेट में, ऐसे इटली लिखते हैं और ब्रैकेट में पिडमाउंट लिखिए। आगे लिखिए इटली यानी पिडमाउंट और ऑस्ट्रिया के बीच सीमा विवाद था। जैसा कि हम लोगों ने समझा, दोनों के बीच सीमा विवाद था। फलतः ऑस्ट्रिया और इटली के बीच युद्ध शुरू हुआ। वहीं फ्रांस की सहायता से पिडमाउंट ऑस्ट्रिया के लिए एक बड़े राज्य लोम्बार्डी, बड़े राज्य ऑस्ट्रिया के एक लोम्बार्डी पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार से काबूर, जो इटली का नायक रहता है एकीकरण के, रोम को छोड़ संपूर्ण इटली का एकीकरण कर लिया। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ऑस्ट्रिया इटली के एकीकरण का विरोध था। आगे लिखिए ठीक उसी प्रकार, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखना है, ठीक उसी प्रकार जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व पर्सा कर रहा था। पर्सा एक स्वायत्त क्षेत्र था जर्मनी का। पर्सा यह एक स्वायत्त क्षेत्र था। जर्मनी भी अनेक छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, अनेक राज्य था। उसी में से एक पर्सा था जो चाहता था कि जर्मनी पर एकीकरण हो, जर्मनी का एकीकरण हो और हम एक पूरे जर्मनी पर अपना राज करें, राजतंत्र ही था। तो ठीक उसी प्रकार जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व पर्सा कर रहा था। इसी क्रम में दक्षिण जर्मन इसके विरुद्ध था। देखिए इसमें दो जर्मन था, उत्तरी जर्मन और दक्षिणी जर्मन। तो दक्षिणी जर्मन नहीं चाहता था कि इटली जर्मनी का एकीकरण हो। फलतः गृह युद्ध शुरू हुआ। वहीं दूसरी ओर होल्स्टीन होल्स्टीन पर ऑस्ट्रिया का अधिकार था। हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुका है कि जर्मनी का अधिकांश क्षेत्र ऑस्ट्रिया के अधीन था, वही यहाँ पे लिखाया जा रहा है। अतः प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच 1866 में ऑस्ट्रिया और पर्सा, जो जर्मनी का क्षेत्र होता है, एक वार होता है। उस वार का नाम, अतः पर्सा और ऑस्ट्रिया के बीच 1866 में सेडेवा का युद्ध, सेदेवा का युद्ध हुआ, जिसमें ऑस्ट्रिया पराजित हुआ। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ऑस्ट्रिया जर्मनी और इटली के एकीकरण का विरोध कर रहा था।
आइए, हम लोगों ने ये क्वेश्चन समझ चुका कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका था। अब एक दूसरा क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न का, बीटीसी सारा क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने का 100% संभावित है, क्योंकि अक्सर हम लोग इसके पिछले भी हम लोग जो पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में, उसमें देखा गया है कि डायरेक्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद क्या है, जो 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा हुआ है कि मेजनी कौन था। तो इस टाइप से देखिएगा, अक्सर बीटीसी का ही क्वेश्चन पूछता है और आप लोग बीटीसी के क्वेश्चन पर ही फोकस कीजिए। बीटीसी के क्वेश्चन से 100% आने की संभावना रहता है। उसके बाद जितना भी ये भारतीय भवन है, स्टूडेंट फ्रेंड्स है, वो केवल नॉलेज भी बढ़ाएगा और वो नॉलेज आप लोगों को अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने में नेपोलियन की क्या भूमिका थी। नेपोलियन की भूमिका, यही क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय प्रश्न ही है। तो हम लोग देखिए, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि नेपोलियन एक क्रांतिकारी विचारक रहता है, और विचारक ने ये एक सैनिक रहता है जो कि फ्रांस पे अपना अधिकार स्थापित करता है, और इसके तहत वो इटली और जर्मनी और बहुत सारे देशों में अपना जो भी अभियान करता है उस क्षेत्र को विजिट कर वहाँ पे अपना नीति लागू करता है, और इसी क्रम में वह राष्ट्रवाद को फैलाता है। क्योंकि राष्ट्रवाद फ्रांस की क्रांति 1789 में क्रांति से राष्ट्रवाद का ही जन्म होता है। राष्ट्रवाद का ही बीज है जो 1789 के फ्रांस की क्रांति, और उसी का बीज है नेपोलियन रहता है। तो जितने भी विचारक है थे विचार है, जैसे कि वहाँ पे राष्ट्रवाद, स्वतंत्रता, ये सारे विचार नेपोलियन द्वारा देखिए किस प्रकार से फैलाया जाता है। नेपोलियन क्या करता है कि नेपोलियन संहिता मतलब एक समान कानून लागू करता है, एकीकृत कर देता है। राष्ट्र का पहचान ही होता है एकीकृत झंडा हो या एकीकृत सैन्य, जो भी हो, मतलब एकीकृत से पहचान होता है। तो मान लीजिए अनेक क्षेत्र हर जगह पे अलग अलग कानून था। इटली में देख लीजिए कि 10 टुकड़े 20 टुकड़े में बटा हुआ था इटली। तो इसको एकीकरण कर, और नेपोलियन क्या करता है कि एक सामान्य यहाँ पे कानून लागू करता है। फिर इसके बाद में महाद्वीपीय व्यवस्था के तहत यूरोप को एक साथ जोड़ता है, और वहाँ पे वंशानुगत और जितने भी राजतंत्र थे इसको समाप्त कर और राष्ट्रवादी विचारधारा फैलाता है। तो इसी क्रम में नेपोलियन का एक भूमिका पूछा जा रहा है। आइए इस क्वेश्चन का भी हम लोग हल देखते हैं। एकदम आंसर राइटिंग किया हुआ है। पॉइंट में इसको आप लोग क्वेश्चन को लिखिए, बेहतर नंबर मिलेगा। हम पहले ही बता चुके हैं 2 तकनीक है। एक तो आप लोग पॉइंट में लिखिए, अगर एक पॉइंट में दे देते हैं तो वहाँ पे 1 पॉइंट आपको नंबर मिल जा रहा है। और दूसरा कि जो भी इम्पोर्टेंट शब्द हो, जो भी इम्पोर्टेंट सेंटेंस आपको लगे, उसको अंडरलाइन कीजिए। उसको अंडरलाइन करने से फोकस बढ़ता है उस शब्द पे, और उसको महत्वपूर्ण लगता है तो यदि प्रोफेसर या जो भी वो कॉपी नहीं भी चेक करता है तो नंबर उस पर अच्छा खासा देता है अंडरलाइन से। ये आंसर राइटिंग करने का, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखने का यही सॉलिड तरीका है। तो आइए हम लिखते हैं। पहला पॉइंट आप लोग लिखिए, क्वेश्चन है यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ। यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ, इसका आंसर लिखिए आप लोग। फर्स्ट पॉइंट,
इटली और जर्मनी के एकीकरण में मदद पहुंचाई। पहले ही आप लोगों को बताया जा चुका है पॉइंट। दूसरा पॉइंट, पूरे यूरोप में लोकतंत्र स्वतंत्रता की भावना का प्रसार किया। तीसरा पॉइंट, महाद्वीपीय व्यवस्था, नेपोलियन संहिता जैसे नीति के माध्यम से एकीकृत की भावना पैदा किया। चौथा पॉइंट है, नेपोलियन द्वारा विजित प्रदेशों में 1789 में क्रांति का मूल विचार प्रसार किया। जो क्रांति का 1789 के क्रांति का जो मूल विचार था वो प्रसार करता। उम्मीद है कि आप लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बिल्कुल समझिए, रटना नहीं है और याद भी नहीं करना है। और जो भी प्रॉब्लम लगे क्वेश्चन के संदर्भ में, डायरेक्ट यहाँ पे संपर्क कीजिए इस नंबर पे। जीएस से संबंधित जो भी क्वेश्चन हो आप लोग इस पे व्हाट्सएप कीजिए या कॉल कीजिए, इस पर डायरेक्ट आपको बताया जाएगा। टाइम पास नहीं करना है, क्वेश्चन से संदर्भित हो वही चीज पूछना है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघुत्तरीय का ही है, गैरिबाल्दी के कार्यों का चर्चा करना है। देखिए, हम लोग पहले गैरिबाल्दी के बारे में समझेंगे कि गैरिबाल्दी कौन था। तो गैरिबाल्दी इटली का निवासी रहता है और उसका मुख्य जो भूमिका है और उसका जो मुख्य कार्य है वो इटली के एकीकरण करना चाहता है। और गैरिबाल्दी एक सशस्त्र क्रांतिकारी विचारक रहता है, लेकिन वह वहाँ के राजा के प्रभाव में आकर, काउंट काबूर के प्रभाव में आकर वो गणतंत्र का समर्थक बन जाता है। और गणतंत्र का समर्थक बनने के पश्चात वो बहुत सारे इटली का एकीकरण में मुख्य भूमिका निभाता है। इटली के एकीकरण में इसकी मुख्य भूमिका रहता है। गणतंत्र का और सशस्त्र क्रांति का समर्थक रहता है। तो उसके पश्चात एक देखिए, इतना गैरिबाल्दी ने इतना कार्य किया, लेकिन अपने कभी भी अपने समकक्ष में कभी भी कोई भी पद नहीं लिया। इटली के एकीकरण के मार्ग में प्रशस्त भी किया, लेकिन कोई भी कभी पद नहीं लिया। इसलिए इसको विश्व स्तर पे इसके कार्यों और इसको भूमिका को सराहा जाता है। तो गैरिबाल्दी क्या था? सशक्त क्रांतिकारी विचारक था, लेकिन वो बाद में काउंट काबूर के प्रभाव में आ जाता है और गणतंत्र का समर्थक बन जाता है। और इटली के एकीकरण में इसकी भूमिका यही है। और उसके पश्चात क्या करता है कि कभी भी कोई भी ये पद नहीं हासिल करता। आइए हम इस संदर्भ में इसका आंसर आई थिंक करते हैं। बिल्कुल वही है जो हमने बोला है कि सशक्त क्रांति का समर्थक था। क्वेश्चन है गैरिबाल्दी के कार्यों की चर्चा कर। वह इटली का एकीकरण गणतंत्र की स्थापना करना चाहता था। वह इटली का एकीकरण कर गणतंत्र की स्थापना करना चाहता था। इसी क्रम में काबूल के प्रभाव में आकर संवैधानिक राजतंत्र का समर्थक बन गया। गणतंत्र सशक्त क्रांतिकारी रहता है, लेकिन बाद में काबूल जो इटली का प्रधानमंत्री रहता है उसके प्रभाव में आकर ये राजतंत्र का समर्थक बन जाता है। उसने सेना का गठन कर इटली के अधिकांश क्षेत्रों को विजित किया।
इतना करने के बावजूद उसने कभी भी किसी पद का धारण नहीं किया। गैरिबाल्डी के कार्य सराहनीय हैं। लिखिए आप लोग। लघुत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन है कि विलियम फर्स्ट के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए कैसे असंभव था। लास्ट क्वेश्चन है लघुत्तरीय प्रश्न का कि विलियम फर्स्ट के बगैर जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क के लिए कैसे असंभव था। तो हम लोग आइए समझते हैं कि विलियम फर्स्ट जो रहता है वो पर्सा का राजा, उसे बनाकर और वहाँ के संसद को बुलाया जाता है, जो उस समय वहाँ का संसद रहता है, और उसको पूरे जर्मनी को विलियम फर्स्ट को पूरे जर्मनी का राजा चुना जाता है संसद द्वारा, और तत्पश्चात उसके नेतृत्व में बिस्मार्क के लिए इजी हो जाता है जर्मनी का एकीकरण करना। यही क्वेश्चन है। आइए हम लोग इसका आंसर राइटिंग करते हैं। क्वेश्चन है विलियम एक के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था, कैसे। विलियम फर्स्ट का ही नाम रहता है फ्रेडरिक विलियम। विलियम फर्स्ट का ही नाम है फ्रेडरिक विलियम रहता है। फ्रेडरिक विलियम बिस्मार्क के लिए बड़े महत्व का था। 1848 में पुरानी संसद को फ्रैंकफर्ट में बुलाया गया। जर्मनी का स्थान रहता है फ्रैंकफर्ट, जर्मनी का एक स्थान है, यहीं पे पुरानी संसद को बुलाया जाता है। कब बुलाया जाता है? तो 1848 में। एवं विलियम फर्स्ट को जर्मन राष्ट्र का नेतृत्व प्रदान किया गया। फलतः बिस्मार्क विलियम फर्स्ट के सहयोग से जर्मनी के एकीकरण का कार्य संभव किया। आइए अब हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कुछ है उसमें अभी, उसको हम लोग चेक करते हैं और उसके बाद में क्लास को आज एंड करते हैं। रिक्त स्थान को भरे बीटीसी का एक क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन है डैश डैश के युद्ध में एक महाशक्ति के पतन पर दूसरी यूरोपीय महाशक्ति जर्मनी का जन्म हुआ। कौन से युद्ध के, क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन से युद्ध के पश्चात एक महाशक्ति का तो पतन हुआ लेकिन दूसरे महाशक्ति का उदय हुआ, यानी जर्मनी का उदय हुआ। तो इसका आंसर होगा सेडान। दूसरा है कि सेडेवा का युद्ध डैश डैश और डैश के बीच हुआ था। तो सेडेवा का युद्ध प्रासा और ऑस्ट्रिया के बीच हुआ था। अभी हम लोगों ने आंसर राइटिंग किया था, उसमें क्वेश्चन आया था। तीसरा है 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने डैश डैश युग का अंत कर दिया। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि 1848 तक मेटरनिक युग या पुरातन व्यवस्था रहता है, तो वह युग अंत हो जाता है। तो पुरातन इसमें लिख लीजिए या मेटरनिक युग लिख लीजिए। चौथा है वेटिकन सिटी का राजमहल जहां डैश रहते थे जो इटली के डैश से बचा रहा। वेटिकन सिटी कहाँ है? रोम में। तो हम लोग ये रोम लिखते हैं और उसके पश्चात अगला जो रिक्त स्थान है उसमें
सॉरी पोप लिखते हैं, पोप के संघर्ष से बचा रहा, और जो अगला है उसे हम संघर्ष से बचा रहा। पांचवा है यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद बवेरिया के शासक डैश डैश को वहां का राजत्व घोषित किया, ओटो के। हंगरी की राजधानी कहाँ है? हंगरी की राजधानी अभी आप लोगों को याद होना चाहिए कि हंगरी का राजधानी बुडापेस्ट है, हंगरी बुडापेस्ट। ओके, आज का क्लास हम लोग समाप्त करते हैं, फिर कल दीर्घोत्तरीय का प्रश्न करके और कक्षा को यानी इस चैप्टर को यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय और विकास को समाप्त करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।